हीट बजट में हमने कहा था आपसे कि जो हमको सूर्य से विकिरण प्राप्त होता है या जो सूर्यातप है और जो पार्थिव विकिरण है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उन दोनों की अकाउंटिंग या लेखा जोखा हमको देखना था। तो सबसे पहले हम यहां पर मानना शुरू कर लेते हैं कि अगर ये मान लो अर्थ है, अर्थ की सरफेस है और इसके साथ यहां पर एटमॉस्फेयर है, राइट, और यहां से यह जो सन है, सन स्टार है तो स्टार जैसा है ना, यहां से कुछ विकिरण आ रहा है और आप जानते हैं अर्थमेटिक में कोई भी चीज शुरू करो तो कितना मान लो 100, तो माना कितना रेडिएशन आ रहा है 100 यूनिट, 100 यूनिट रेडिएशन यहां पर आ रहा है, राइट। अब ये पृथ्वी का वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल में कई चीजें होंगी। पहले जैसे धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स होंगे हर जगह, लेकिन मैं इसको यहां पे बना रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है। इसके अलावा यहां पर बादल हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ ऊंची चोटियां हो सकती हैं जो बर्फ से या आइस कैप हम जिसे बोलें हिम टोपियों से युक्त हों या जो बर्फ से ढकी हों। अगर ये 100 यूनिट रेडिएशन आ रहा है तो पूरा का पूरा रेडिएशन यहां पर नहीं पहुंचेगा। इसमें से कुछ रेडिएशन का हिस्सा क्या होगा, डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसमें से कुछ हिस्सा टकरा कर किससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बादलों से, और इसमें से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा किससे, आइस कैप से। और यह क्या है, जो विकिरण बिना अवशोषित हुए परावर्तित हो जाता है, हम उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, एल्बिडो। क्या कहते हैं, एल्बिडो। अर्थात जितना ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, जो अवशोषित नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वही क्या है, वही है पृथ्वी का एल्बिडो, राइट। अब यहां पर हम इसकी मात्रा अगर देखना चाहें कि कितनी मात्रा कहां से है, तो याद रखिएगा जो ये डस्ट पार्टिकल हैं ये लगभग 6 यूनिट रिफ्लेक्ट करते हैं, 6 यूनिट या 6 यूनिट। और इसके बाद जो ये बादल हैं, ये बादल अबाउट 27 यूनिट रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो आइस कैप्स हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं लगभग 2 यूनिट्स। टोटल कितना हो गया, 35। इसका मतलब अर्थ का एल्बिडो कितना है, 35। पृथ्वी का एल्बिडो कितना हुआ, 35। देखो यहां पर क्या होता है, एल्बिडो को लेके इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात ये देखिए, जितना विकिरण बिना एब्जॉर्ब हुए रिफ्लेक्ट हो जाए, और हमने आपसे एक बात ये बताई थी कि सूर्य से जो विकिरण आता है वह विकिरण शॉर्ट वेव्स रेडिएशन होता है। अब अर्थ की सरफेस उसे एब्जॉर्ब करे और फिर उसे रेडिएट करे। जैसे हम कहें अगर वो री-रेडिएट करे तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्थिव विकिरण, लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ, वह लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो रेडिएशन या जो विकिरण एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वह जो रिफ्लेक्ट होता चला जा रहा है वह शॉर्ट वेव रेंज ही रहेगी या वह शॉर्ट वेव में ही बनी रहेगी। ये जो विकिरण वापस जा रहा है इसकी वेवलेंथ कैसी रहेगी, लॉन्ग या शॉर्ट, शॉर्ट रहेगी। क्या हो गया आज, मूड नहीं है क्या, सोने होने के मूड में हो क्या, एल्बिडो कंफर्म है ना, राइट। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है, क्योंकि जो धूल कण है ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बादल भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, आइस कैप्स भी क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब अगर 100 यूनिट चली थी तो इसमें से बची कितनी, 65 नीचे चलने की कोशिश करेगी, लेकिन उसमें से भी 65 में से भी 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। 14 यूनिट एटमॉस्फेयर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये 14 यूनिट कैसे अवशोषित हो रही हैं, 2-3 कारण हैं। एक तो ओजोन की परत होती है, वो एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा
जो वाटर वेपर होती है या जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो बूंदें इन्हें अवशोषित कर लेती हैं। 14 यूनिट वायुमंडल में अवशोषित हो गया। अब कितना बचा 65 में से, 65 में से 51 अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है और इस 51 को जो अर्थ की सरफेस पर पहुंचा उसे अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब करती है या अवशोषित करती है। तो अर्थ की सरफेस को 100 यूनिट आए हुए रेडिएशन से कितना यूनिट रेडिएशन मिलता है? 51 रेडिएशन। और इस 51 यूनिट रेडिएशन को अर्थ पूरी की पूरी तरह फिर से रेडिएट करना चाहेगी, फिर से इसे वातावरण में वापस लौटाना चाहेगी। मैंने यहां पर अवशोषण की प्रक्रिया दिखाई है, मैं इस तरफ दूसरी तरफ रेडिएशन की प्रक्रिया दिखा देता हूं। यह 51 जो उसने एब्जॉर्ब किया है, इस 51 को उसे वापस करना है। और अर्थ एक ब्लैक बॉडी जैसी तो नहीं है, एक आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ की यह खासियत है, जितनी वह अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित करेगी उतनी वह क्या करेगी? फिर से रेडिएट कर देगी। तो अर्थ इस 51 को फिर से रेडिएट कर देना चाहती है वापस स्पेस में, अंतरिक्ष में, या जहां से यह आया है। जब यह 51 को छोड़ने की कोशिश करती है तो उसमें से 17 यूनिट तो डायरेक्ट चला जाता है, इसको ग्रीन हाउस गैसें भी नहीं रोक पाती। लेकिन इस 17 यूनिट में से, इस 51 जो वापस जा रही हैं उनमें से 34 यूनिट जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं कहां? एटमॉस्फेयर में। और 17 यूनिट चली जाती हैं कहां पे? अंतरिक्ष में सीधे। ये 34 यूनिट रुकी क्यों? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो इस 34 यूनिट को एब्जॉर्ब करेंगी या तो इसके कुछ हिस्से को वापस क्या करेंगी? अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देंगी। अगर हम ये देखें कि कुल मिलाकर कितने यूनिट रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुआ, तो कितना हुआ? पहले ये 34 देखो, 34, फिर ये क्या देखो 40, मतलब 48। अर्थ का एटमॉस्फेयर कुल 48 यूनिट रेडिएशन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इसको भी वह धीरे धीरे छोड़ता है। वायुमंडल या जो एटमॉस्फेयर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उसे अपने पास रखेगा नहीं। अगर वह अपने पास रखेगा तो वायुमंडल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। यह भी रेडिएट करता है लेकिन धीरे धीरे, जिससे कि पृथ्वी का तापमान शीघ्रता से गिरने नहीं पाता। और जब तक यह रेडिएट करता है तब तक फिर से सनलाइट आ जाती है और पृथ्वी का तापमान एक निश्चित अवस्था पर या एक निश्चित रेंज पर, परिसर पर बना रहता है। और यह 48 भी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर क्या करता है? रेडिएट कर देता है। अगर हम ये देखें कि कुल आने वाला रेडिएशन कितना था, अगर हम ये देखें कुल इनकमिंग रेडिएशन कितना था, वो था 100 इनकमिंग रेडिएशन, ये था 100 यूनिट। अब आउटगोइंग रेडिएशन में जैसे जैसे जा रहा है आप उसे देखें। पहले तो 35 वापस चला गया, 35, यह कैसे गया? एल्बिडो, यह कैसे गया? एल्बिडो। फिर इसके बाद 17 यूनिट कैसे गया? डायरेक्ट। और इसके बाद 48 यूनिट कैसे गया? 48 यूनिट वायुमंडल द्वारा या एटमॉस्फेयर द्वारा। एटमॉस्फेयर ने धीरे धीरे से क्या किया? रेडिएट किया। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 5 7 7 5 12 12 8 20 3 1 4 4 4 8 2 10। 100 आया था और 100 क्या हुआ? वापस गया।
लेकिन जाने की प्रक्रिया ऐसी है कि पृथ्वी का तापमान एक निश्चित रेंज में बना रहता है। तो जितना इनकमिंग था उतना क्या हो गया, आउटगोइंग। इसे एक बार हम फिर सिंपली और जल्दी में समझ लेते हैं। आपको इसे ऐसे सोचना है, दो काम करने हैं। मेंटली आप ये सोच लीजिए, 100 आया है तो 100 क्या करना है, वापस भेजना है। कारण क्या है, अगर वही जो हमने आपसे कहा था, 100 रुपए अगर आपके पास आए और आपने अगर उसमें से जितनी ज्यादा बचत कर ली, जितनी ज्यादा बचा लिया आपने, उतनी ज्यादा आपके अंदर गर्मी आती जाएगी। और अगर आपने जितना ज्यादा खर्च किया, महीने के अंत में आप उतने ही ठंडे होते चले जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या है, 100 आना है और 100 जाना है, तो न गर्मी तक आपको इतने टेम्परेचर पे क्या है, आदत है, राइट। तो इसी तरह अर्थ में अगर 100 यूनिट आ रही है, आ गई, उसमें से आपको 100 लौटाना है। तो पहली प्रक्रिया है कि जो विकिरण आ रहा है वो सीधे आ नहीं पाएगा, क्योंकि वातावरण में डस्ट पार्टिकल हैं, बादल हैं, क्लाउड्स हैं, और उसके साथ ही कुछ आइस कैप्स या कुछ ऐसी ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं जिनसे रास्ते में ही सोलर रेडिएशन को निपटना है। तो उनसे टकराने के बाद बिना अवशोषित हुए विकिरण की कुछ मात्रा क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितनी मात्रा बिना अवशोषित हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है, वही पृथ्वी का क्या है, एल्बिडो। और इसका यह आपके सामने क्रम है, और इसी क्रम से यह चीज क्या होती है, वापस होती है। 6 यूनिट डस्ट पार्टिकल से, 27 यूनिट क्लाउड से, बादलों से, और बाकी बची 2 यूनिट आइस कैप से, 35 वापस चली गई। जब 35 चली गई तो पृथ्वी की तरफ कितनी चलेंगी, पृथ्वी की तरफ 65 चलेंगी, 65 चलेंगी। और उन 65 में से भी 14 या 14 एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कहां, वायुमंडल में, ओजोन द्वारा, वाटर वेपर द्वारा, जल की छोटी छोटी बूंदों द्वारा यह क्रिया भी होती है। तो 14 रह गई आपकी वायुमंडल में, बची कितनी, 51। और 51 ही अर्थ की सरफेस को क्या करती हैं, हिट करती हैं। और उन 51 यूनिट को अर्थ दिन के समय जब सनलाइट होती है तो उसे क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है। और रात्रि के समय जब सनलाइट नहीं है तो उसे वो क्या करती है, बाहर छोड़ने की कोशिश करती है। अगर ये वायुमंडल न होता, जैसा कि मरकरी में है, वायुमंडल नहीं है, अगर ऐसा न होता तो रात्रि के समय पृथ्वी 51 यूनिट जो है वो तुरंत छोड़ देती और पृथ्वी का तापमान शायद -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता। लेकिन जब रात को पृथ्वी 51 यूनिट छोड़ती है तो वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें इस विकिरण का, इस रेडिएशन का कुछ हिस्सा क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और वो हिस्सा कितना है, 34 यूनिट, और 17 यूनिट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज्यादा होती रही तो यह 34 से बढ़ता जाएगा। हो सकता है एक समय इतनी ज्यादा हो जाए कि 51 के 51 को रोक लें। इसका मतलब कि रुकने वाला रेडिएशन जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में होगा, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन उतनी ही वर्स्ट होती चली जाएगी। इसलिए ग्रीन हाउस गैसें अभी थोड़ी मात्रा को रोक पाती हैं, 17 यूनिट बाहर निकल जाती है, और इस तरह एटमॉस्फेयर में कुल 48 यूनिट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाता है। 14 या 14 यूनिट जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन था, और 34 यूनिट जब आउटगोइंग है या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण है। और इस 48 यूनिट को वायुमंडल कुछ समय तक अपने साथ रखता है, लेकिन धीरे धीरे से क्या करता रहता है, रेडिएट करता रहता है। तब तक दूसरे दिन फिर सूरज आ गया, फिर वह प्रक्रिया क्या हुई, प्रारंभ होती चली जाती है। अगर 10 दिन सूरज न निकले तो आपको समझ में आ जाए, हम सबको समझ में आ जाए, तो अगर सूरज न निकले ना तो ये समझ लो हवा चलना बंद, वायुदाब जैसी स्थितियां खत्म, और ठंड की तो क्या पूछना, राइट। ये सारी स्थितियां हो जाएं। तो जितना आया उतना पृथ्वी ने लौटाया। ये आदर्श स्थितियां हैं, जबकि हम मानते हैं कि मानव जनित पॉल्यूशन या प्रदूषण का इसमें कोई योगदान नहीं हो, और वातावरण वैसा है जैसा कि हम आदर्श वातावरण चाहते हैं। एक आइडियल एटमॉस्फेयर में हम ये बात सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई भी, पक्का, हाँ प्लीज।